हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मैं पार्ट 2 बताने वाला हूँ। ये क्लास 12th का है। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये पीपीएल क्या होता है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये क्या होती है, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको बताऊंगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, कुछ एग्जांपल दूंगा। उसके बाद मीजो कंपाउंड्स नया टॉपिक है। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, डाई स्टीरियोमर्स क्या होते हैं, और रेसमिक मिक्सचर। इन तीन चीज़ों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं आपको स्टार्टिंग करता हूँ यहाँ से। कुछ पहले आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ कि पहले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था। देखिए इधर मैंने आपको बताया था कि जो व्हाइट लाइट होती है, इस व्हाइट लाइट में सभी डायरेक्शन में यानी सभी प्लेन में इसमें वाइब्रेशन होते रहते हैं। सभी प्लेन में वाइब्रेशन इसमें होते रहते हैं। जब इसको हम किसी निकॉन प्रिज्म से पास करवाते हैं, निकॉन प्रिज्म से पास करवाते हैं, तो इसमें सिर्फ ये निकॉन प्रिज्म होता है, निकॉन प्रिज्म। तो इसमें सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेशन होते हैं, यानी सिर्फ एक ही प्लेन में। इसी को हम बोलते हैं पीपीएल। ठीक, इसका पूरा नाम होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसी को पीपीएल बोलते हैं। अब जब इस पीपीएल को हम किसी पोलैरोमीटर ट्यूब में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर हम इसको इस पीपीएल को इसमें पास करवाते हैं। मान लें यहाँ पे हमने कोई जो है एक पोलैरोमीटर ट्यूब लिया, इस तरह एक ट्यूब होती है। इस पोलैरोमीटर ट्यूब में हमने ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस डाल दिया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसका हमें अध्ययन करना है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। ठीक, यानी जो है हमने इस पोलैरोमीटर ट्यूब में ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले लिया, तो और इसको हम इसमें पास करवाते हैं। तो देखते हैं कि ये जो है अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इस लाइट को यानी इस प्लेन को या तो क्लॉकवाइज घुमाता है इस तरह, ठीक, क्लॉकवाइज घुमाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एंटी क्लॉक घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये पीपीएल है, ठीक, पीपीएल अगर ये क्लॉकवाइज में घुमाता है तो हम कहते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है, या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर ये पीपीएल को नहीं घुमा पाता है तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी उसमें जो है पीपीएल को घुमाने की क्षमता नहीं है। तो इतना मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर ये क्लॉकवाइज घुमाता है तो इसको हम डी से डिनोट करते हैं और इसको एल से, ठीक, इस तरह। अगर क्लॉकवाइज है तो इसको हम डी से डिनोट करेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको एल से। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुव घूमक और वामा ध्रुव घूमक। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि पीपीएल के द्वारा कुछ सब्सटेंस को एक्सप्लेन करूंगा मीजो कंपाउंड के बारे में। तो इतना यहाँ पे इतना क्लियर हुआ। एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बता रहा हूँ मीजो कंपाउंड्स का। अगर मैं यहाँ पर कोई एक कंपाउंड लेता हूँ जिसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ पर CH3 है, ठीक है, यहाँ पर एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और इधर जो है ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर जो है इधर H कर देते हैं और इधर ये ब्रोमीन, और यहाँ पर ये CH3। तो मैंने बताया था कि इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें कायरल सेंटर कितने हैं। कायरल सेंटर क्या होते हैं कि जिसमें ऐसे कार्बन से जो डिफरेंट टाइप के 4 ग्रुप या एटम्स जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं कायरल सेंटर। देखिए यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप के जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर एक कायरल सेंटर यहाँ पर हमें दिख रहा है। दूसरा कायरल सेंटर देखिए यहाँ पे दिख रहा है, देखिए इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर ब्रोमीन और इधर CH3, इधर ये ग्रुप। तो इसमें जो है 2 कायरल सेंटर हैं, और इसमें क्या है, इसमें कोई भी सिमेट्रिकल नहीं, यानी सिमेट्रिक ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये पदार्थ ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसकी एक मिरर इमेज बनेगी। मैंने बताया कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में क्या होता है, डाई सिमेट्री होती है। क्या होती है, डाई सिमेट्री, डाई सिमेट्रिकल होता है, ठीक। इसके अलावा क्या होता है, ये इसमें कायरलिटी होती है, कायरलिटी
और ये अपने मिरर पर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है। तो हम कह सकते हैं इस पर नॉन सुपर मिरर, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, यानी ये अपने दर्पण पर जो है अध्यारोपित नहीं हो सकता। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में क्या देखते हैं कि वो उसमें डाइसिमेट्री होनी चाहिए और उसमें कायरलिटी होनी चाहिए, हैंडेडनेस। इसके अलावा उसमें क्या होना चाहिए कि वो अपने मिरर पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। तो ये जो है कैरेक्टर किसका है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो कायरल सेंटर है, इसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं है, यानी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इसका एक मिरर भी बने, यानी मिरर इमेज भी बनेगी। यहाँ पर हम देखिए एक मिरर बना रहे हैं, ये यहाँ पर मान लेते हैं कोई मिरर है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मिरर। अब इसका जो मिरर इमेज इसकी जो बनेगी यहाँ पर इस तरह, इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी, ब्रोमीन इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर हाइड्रोजन, इधर देखिए ये इधर हाइड्रोजन आ जाएगा और इधर ये ब्रोमीन और यहाँ पर ये CH3। तो अगर हम इसको बिना उठाए इसके ऊपर रखते हैं तो देखिए ब्रोमीन के ऊपर H आ जाएगा, H के ऊपर ब्रोमीन आ जाएगा, यानी इसको पूरी तरह से ढकता नहीं है। इसी को हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये पदार्थ जो है अगर ये पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाता है तो इसको हम बोल सकते हैं कि डी फॉर्म में है, और इसको हम बोल सकते हैं एल फॉर्म में। कोई जरूरी नहीं कि ये डी फॉर्म है, अगर ये एल है तो ये वाला डी हो जाएगा इस तरह, ठीक। तो हम इसमें ये तो प्रैक्टिकली है, हम लैब में जाकर टेस्ट करेंगे तभी वहाँ पर हम बता सकते हैं कि कौन सा डी है कौन सा एल है। अगर इसको हम डी मानते हैं इसको तो इसको हमें एल मानना पड़ेगा, अगर इसको हम एल मानते हैं तो इसको हमें डी मानना पड़ेगा, ठीक। तो कंपाउंड हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो इसका एक डी फॉर्म हो गया और इसका एक एल फॉर्म हो गया। अब देखिए इसका एक और फॉर्म होता है, ये मान लिया अगर ये पदार्थ जो है ऐसे लिखा हुआ है CH3 Br और यहाँ पर H है, तो यहाँ पर ये ब्रोमीन इधर ही लिखा हुआ है, इधर ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर इस तरह CH3 है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है इस कार्बन में पहले चेक करेंगे इसमें कायरलिटी है या नहीं, यानी कायरल सेंटर है या नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि कायरल सेंटर और कायरलिटी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर एक कायरल सेंटर हमें मिल रहा है, दिख रहा है, एक कायरल सेंटर हमें यहाँ पर भी मिल रहा है। तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? हमने बताया कि ये वाला पदार्थ जो क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक। लेकिन ये पदार्थ जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों होगा मैं भी कारण बता रहा हूं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इसमें आप देखिए कि इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, जिस कारण जो है इसका रोटेशन मान लिया इधर हो रहा है ऐसे, तो ये वाला इधर जो है रोटेशन होगा, यानी एक दूसरे को ये एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर देते हैं। इस कारण ये पीपीएल को जो लाइट होती है वो अनअफेक्टेड बाहर निकल जाती है। तो इस तरह के कंपाउंड जिसमें कम से कम 2 कायरल सेंटर होते हैं, 2 कायरल सेंटर होते हैं, और वो पदार्थ क्या होता है मीजो कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम मीजो कंपाउंड। तो यहाँ पे बात क्लियर हुई कि मीजो कंपाउंड क्या होते हैं कि अपने ये पदार्थ जो अपने मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो है एक डिफिनेशन, इसको हम कैसे लिखेंगे, नोट करके यहाँ पे लिखेंगे मीजो कंपाउंड के लिए, मीजो कंपाउंड, कंपाउंड which do not show optical activity in spite
of the presence of the two chiral atoms are called mesocompounds। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि कंपाउंड विच डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू कायरल सेंटर आर कॉल्ड मेसोकम्पाउंड्स। इसमें कंडीशन क्या है कि कम से कम 2 कायरल सेंटर होना चाहिए, और इसमें देखिए ये बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। इसका मतलब क्या होगा कि इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और ऐसे पदार्थ यानी कि जितने भी मेसोकम्पाउंड होते हैं वो सभी क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। कहने का मतलब कि वो पीपीएल लाइट को रोटेट नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हुई। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ये होगा, ये मेसोकम्पाउंड के बारे में हमने नोट लगाया यहाँ पर। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसको आप देख लीजिए। अब आगे एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ टार्ट्रिक एसिड के बारे में। इतना क्लियर हुआ। टार्ट्रिक एसिड का फार्मूला जो है आप लोग जानते होंगे। टार्ट्रिक एसिड देखते हैं यहाँ पर। टार्ट्रिक एसिड जो है होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे बनता है। मान लीजिए ये भी जो है टार्ट्रिक एसिड जो है 4 फॉर्म में पाया जाता है, एक डी फॉर्म में, एक एल फॉर्म में, एक मेसोकम्पाउंड और एक रेसमिक मिक्सचर, जो कि अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर देखिए H लगा हुआ है और इधर H और इधर OH। ठीक है, यहाँ पर COOH। ये जो टार्ट्रिक एसिड का सूत्र है, टार्टरिक एसिड क्या है, टार्ट्रिक एसिड। तो इसमें हम चेक करेंगे इसमें कितने कायरल सेंटर हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 कायरल सेंटर दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस कार्बन में देखिए इधर COOH जुड़ा हुआ, इधर OH है, इधर H है, इधर ये दूसरा समूह। तो एक कायरल सेंटर हमको यहाँ पर मिल रहा है, दूसरा कायरल सेंटर हमको यहाँ पर मिल रहा है। और इसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं है, यानी कि नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो निश्चित है कि इसकी एक मिरर इमेज भी बन सकती है। ठीक है, यहाँ पर हम मिरर लगा रहे हैं। ये यहाँ पर हमने मिरर लगा दिया। तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी कुछ इस प्रकार बनेगी। अब देखिए OH हम इधर लिखेंगे, ठीक, और इधर H, इसमें H इधर लिखेंगे और OH इधर लिखेंगे। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक, और यहाँ पर COOH। तो ये फॉर्म जो ये अगर ये जो है इसको ऐसे रोटेट करेगा, ठीक, तो ये वाला ऐसे रोटेट करेगा। ये पदार्थ जो है क्या है, ये डी फॉर्म में है। अगर ये डी है तो ये वाला एल हो जाएगा, अगर ये एल है तो ये वाला डी हो जाएगा। यानी ये जो है टार्ट्रिक एसिड है, दोनों ही टार्ट्रिक एसिड। तो ये पदार्थ जो है डी और एल फॉर्म जो है टार्ट्रिक एसिड के, दोनों ही ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक। यानी ये दोनों पदार्थ जो हैं क्या है, एक इनैंसियोमर्स हैं। मैंने बताया था आपको, पहले एक्सप्लेन किया था, इनैंसियोमर्स यानी कि जो पदार्थ अपने मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं वो पदार्थ इनैंसियोमर्स भी कहलाते हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि इनैंसियोमर्स क्या होते हैं, कि जो पदार्थ अपने मिरर पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड इनैंसियोमर्स, ठीक। तो ये टार्ट्रिक एसिड का डी फॉर्म हो गया, और ये एल, अगर वो एल है तो ये डी फॉर्म हो गया। मैंने बताया कि टार्ट्रिक एसिड 4 फॉर्म में पाया जाता है, तो ये मैंने 2 बता दी आपको। तीसरा देखते हैं टार्ट्रिक एसिड का ये वाला फॉर्म। इसमें देखिए OH इधर जुड़ा हुआ है, ठीक, H इधर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे कह सकते हैं कि OH यहाँ पर है, ये और H यहाँ पर, और COOH यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए कायरल सेंटर तो हमें 2 यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक, एक यहाँ पे दिख रहा है
और दूसरा जो है हमें यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था कि ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, मीजो कंपाउंड। तो भी एक एग्जांपल है मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड, ठीक। और मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक। तो ये टार्टिक एसिड का मीजो फॉर्म है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहां पर मैं लिख दूं आपको टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो मैंने आपकी इसकी पहचान बताई थी कि इसमें कम से कम 2 कायरल सेंटर होने चाहिए। इसमें देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड। और मीजो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको हम यदि बोलते हैं फर्स्ट कंपाउंड, ठीक, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। अब यहाँ पर एक टर्म्स मैं और क्लियर करूंगा जिसको हम बोलते हैं डाई स्टीरियोमर्स, डाई स्टीरियोमर्स। यहां मैं ऊपर लिख देता हूं डाई स्टीरियोमर्स, डाई स्टीरियोमर्स। अब देखिए डाई स्टीरियोमर्स क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल भी नहीं होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं डाई स्टीरियोमर्स। इसकी पहले मैं नोट यहाँ पे लगा देता हूँ कि कंपाउंड ये ऐसे कर सकते हैं स्टीरियोमर्स, स्टीरियोमर्स which not mirror image, not mirror image of each other, each other are called डाइस्टीरियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स। यानी कि स्टीरियोमर्स विच नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डाइस्टीरियोमर्स, ठीक। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हुई। अब इसके एग्जांपल देखिए कि मान लिया जो है मैं यहाँ पर एक ये कंपाउंड लेता हूँ डी फॉर्म और एक थर्ड वाला फॉर्म, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं क्या, इसको मैं जरा यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक। ये दोनों कंपाउंड मैंने लिया, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको मैं सेकंड डाल देता हूं, या इसको मैं अलग से यहां पे लिख देता हूं, समझ में नहीं आ रहा, फिर से यहां मैं बना रहा हूं COOH, COH और H, यहां पर COH और ये H और COOH, तो ये कौन सा फॉर्म है, मीजो फॉर्म है, मीजो कंपाउंड, ठीक, टार्टिक एसिड का है। और ये डी फॉर्म में है टार्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये भी टार्टरिक एसिड है लेकिन मीजो फॉर्म में है। तो आप देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, नहीं है, यानी कि नो मिरर इमेज, नो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर्स। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं डाइस्टीरियोमर्स, और इस फेनोमेनॉन को हम बोलते हैं डाइस्टीरियोमेरिज्म। तो हमने यहाँ पर डी फॉर्म लिया है, हमने यहाँ पर डी फॉर्म लिया है, आप चाहें तो इसके स्थान पर एल फॉर्म रख सकते हैं और मीजो फॉर्म। तो ये जो सेट बनता है इसी को हम बोलते हैं डाइस्टीरियोमर्स, और इसको ही ये पदार्थ क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को लेते हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी जितने भी डाइस्टीरियोमर्स होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। समझ में आया, ये बात यहाँ पे क्लियर होगी। तो मैंने आपको बताया कि डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। मीजो कंपाउंड का एक एग्जांपल मैं और आपको बताता हूँ यहाँ पर, कि जैसे मान लें यहाँ पर एक कंपाउंड हम यहाँ पे ले रहे हैं इस तरह, ठीक, ये यहाँ से इस तरह जो है ब्रोमीन जुड़ी हुई है,
ब्रोमीन। अब हमें देखना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं एक्टिव। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा इस तरह, ठीक, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा इस तरह। तो यहाँ पे देखिए कायरल सेंटर है कि नहीं। तो आप देखिए इधर ब्रोमीन जुड़ा हुआ, इधर हाइड्रोजन, इधर ये दूसरा ग्रुप, इधर दूसरा ग्रुप। तो निश्चित है कि यहाँ पे एक कायरल सेंटर है। बात क्लियर हुई। एक कायरल सेंटर यहाँ पर है, तो एक कायरल सेंटर देखिए यहाँ पर भी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको हम 20 से 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी यहाँ पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और यहाँ पर दो कायरल सेंटर है, तो हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ भी क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड। ये भी एक मीजो कंपाउंड का एग्जाम्पल है, मीजो कंपाउंड, ठीक। और ये पदार्थ भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यानी ये पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा, ठीक, यानी ये पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, इसमें 2 कायरल सेंटर है, इसलिए ये एक मीजो कंपाउंड है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन का, ठीक। इस तरह यहाँ पर ये मैंने साइक्लोब्यूटेन बनाया हुआ है और यहाँ पर इस तरह ये OH जुड़ा हुआ है, ये वेज है, ठीक, OH इस तरह। वेज का मतलब क्या होता है कि ये ग्रुप जो है प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसमें देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है इसमें, ठीक, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसमें कायरल सेंटर भी है इस तरह। तो लेकिन इसमें क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, कायरल सेंटर भी है, तो ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड। और ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए। पहला एग्जाम्पल बताया था, दूसरा मैंने टार्टिक एसिड का, तीसरा इसका बताया है, चौथा ये सभी कंपाउंड क्या, मीजो कंपाउंड है और सभी जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, यानी पीपीएल को रोटेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लियर किया डाइस्टीरियोमर्स क्या होता है, मीजो कंपाउंड क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। रेसमिक मिक्सचर देखते हैं, रेसमिक मिक्सचर क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ देखिए, अब रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर को मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। रेसमिक मिक्सचर का मान लें यहाँ पर मैं एक कंपाउंड ले रहा हूं इस तरह, यहाँ पहले हेडिंग डाल देते हैं रेसमिक मिक्सचर की, नोट लगा देते हैं, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, ठीक, रेसमिक मिक्सचर। पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लें यहाँ पर मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ CH3, ठीक, यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर एक C2H5 है ग्रुप, और यहाँ पर जो है एक क्लोरीन है, जो कि मैं इसको लिख रहा हूँ वेज रूप में, वेज फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे क्लोरीन है और ये डैश फॉर्म में इधर जो है एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। इसका मतलब ये होता है कि ये जो वेज वाला, इसका मतलब ये क्लोरीन जो है प्लेन से बाहर निकल रहा है, ये प्लेन के पीछे और ये प्लेन पर है। तो यहाँ पे देखिए कि एक कायरल सेंटर है यहाँ पर, ठीक, डिफरेंट टाइप। मैंने बताया था कि अगर किसी कंपाउंड में ओनली 1 कायरल सेंटर है तो वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन यदि कायरल सेंटर 2 हैं या 2 से अधिक हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसलिए हम चेक करेंगे उसमें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। तो यहाँ देखिए 1 है तो निश्चित है कि 100% ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसकी एक मिरर इमेज भी बनेगी, ठीक, इसकी एक मिरर इमेज भी बनेगी। यहाँ पे मिरर लगा रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर ये मिरर। अब इसकी मिरर इमेज जो बनेगी ऐसे बनेगी, CH3 डैश फॉर्म में इधर H, और यहाँ पर ये वेज फॉर्म में यहाँ पे क्लोरीन जुड़ी हुई है, और इधर ये C2H5 है। अगर इसको हम D फॉर्म में मानते हैं तो इसको हमें L मानना पड़ेगा, ऐसे कर देते हैं। ये अगर D है तो ये L होगा, अगर ये वाला L है तो ये वाला D होगा। अब कौन सा D है कौन सा L है ये हम लैब में जाकर टेस्टिंग करेंगे, वहीं पर हम बता सकते हैं। ऐसे आप नहीं बता सकते कि कौन सा D है कौन सा L है। तो ये पदार्थ क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे,
ठीक, ऑप्टिकली एक्टिव। ये जो फॉर्मूला है किस चीज का है, यानी कि 2 क्लोरो ब्यूटेन, किस चीज का, 2 1 3 1 4 है इसका सूत्र, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं यहाँ पर, क्लियर दिख नहीं रहा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक, तो ये पदार्थ ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी डी और एल फॉर्म में है। अगर हमने बात कर रहे हैं हम रेसिंग मिक्सचर की, अगर हम कोई ऐसा मिक्सचर बनाते हैं जिसमें हम डी और एल को एक इक्वल अमाउंट में लेते हैं, डी और एल को हम इक्वल अमाउंट में लेते हैं, मान ले जो है एक कोई कंटेनर हमने लिया इस तरह, कोई हम कंटेनर लेते हैं इस तरह, और यहाँ पर हम इसमें पीपीएल पास करवाते हैं पदार्थ रखकर, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ये पीपीएल लाइट। ठीक, ये पीपीएल है। मैंने बताया कि पीपीएल में क्या होता है कि ओनली वन प्लेन में ही वाइब्रेशन होते हैं, ओनली वन प्लेन में ही, ये क्या है, पीपीएल है। ठीक, अब मान लिया जो है किसी कंटेनर में हम एक भाग लेते हैं डी, मैंने बताया कि जो डी फॉर्म होता है इसको हम प्लस में भी डिनोट कर सकते हैं और एल वाले को माइनस से भी। अगर हम डी वाला ले रहे हैं, मान लिया प्लस वाला हम इस तरह ले रहे हैं, और एक भाग हम ले रहे हैं यहाँ पर माइनस वाला, यानी कि एक डी वाला और एक एल वाला ले रहे हैं इक्वल अमाउंट में। हमने इस कंटेनर में एक डी भाग लिया और एल भाग लिया, दोनों को हम इक्वल अमाउंट में लेते हैं, और यहाँ से हम इसमें पीपीएल पास करवा रहे हैं। तो ये पीपीएल क्या करता है कि डी वाला जो क्या करता है, ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, क्लियर हुआ, और जो एल वाला है ये पीपीएल को क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो दोनों के रोटेशन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों के रोटेशन कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये प्लस 50 डिग्री रोटेट करता है ये, तो ये वाला जो है माइनस 50 डिग्री रोटेट करेगा। ठीक, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, तो जो पीपीएल है अनअफेक्टेड बाहर निकल जाएगी, अनअफेक्टेड बाहर निकल जाएगी, यानी पीपीएल लाइट को ये रोटेट नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये जो है अनअफेक्टेड पीपीएल बाहर निकल जाती हैं। तो होता क्या कि ऐसे पदार्थ क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि अगर किसी कंटेनर में हम डी और एल को एक इक्वल अमाउंट में लेते हैं और उसमें पीपीएल पास करवाते हैं तो वो पीपीएल अनअफेक्टेड बाहर निकल जाती है। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिंग मिक्सचर। यहाँ पे नोट लगा लेते हैं, एन इक्वल अमाउंट ऑफ 2 इनैंसियोमर्स an equal amount of 2 enantiomers are called racemic mixture। ठीक, मैंने बताया कि अगर ये पदार्थ एक दूसरे के मिरर इमेज हो तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनैंटियोमर्स। क्या बोल सकते हैं, इनैंसियोमर्स। वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, एन इक्वल अमाउंट ऑफ 2 इनैंसियोमर्स आर कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आज आपको बताया कि रेसमिक मिक्सचर जो होते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, और इसके पहले मैंने आपको बताया कि म्यूजो कंपाउंड क्या होते हैं। इतनी सारी मैंने बातें आपको बताई हैं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।